द क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड सर्वाइवल। युद्ध क्या है? क्या यह सिर्फ हथियारों की टकराहट है या उससे कहीं ज्यादा? इतिहास बताता है कि ज्यादातर साम्राज्य दुश्मनों से नहीं, गलत फैसलों से गिरे, और ज्यादातर सेनाएं युद्ध में नहीं, युद्ध से पहले हार चुकी थीं। आज हम जिस किताब को समझने जा रहे हैं वह युद्ध कैसे जीते इससे ज्यादा सिखाती है कब युद्ध करना ही नहीं चाहिए। यह किताब सत्ता, रणनीति, मनोविज्ञान और निर्णय क्षमता की रीढ़ है, और यही कारण है कि इसे 2000 साल बाद भी पढ़ा जाता है। Why this book still matters? आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, वे बिजनेस में हैं, राजनीति में हैं, करियर में हैं, और हर उस जगह हैं जहां सीमित संसाधन और टकराते हुए हित मौजूद हैं। लेकिन समस्या यह है, ज्यादातर लोग संघर्ष को भावना से लड़ते हैं, जबकि यह किताब सिखाती है कि संघर्ष को गणना से कैसे संभालें। द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ एक प्राचीन सैन्य ग्रंथ नहीं है, यह निर्णय लेने की प्रणाली है। यह बताती है कि कब आक्रमण करना है, कब रुकना है, और कब सिर्फ इंतजार करके जीत हासिल की जाती है। वॉट इज द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर? अक्सर लोग आर्ट ऑफ वॉर को केवल सन त्जू की किताब मानते हैं, लेकिन द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर इससे कहीं आगे जाती है। यह दो महान रणनीतिक दिमागों का संयुक्त ज्ञान है। पहला, सन त्जू, जिन्होंने युद्ध की दार्शनिक और रणनीतिक नींव रखी। दूसरा, सन पिन, जिन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को असली युद्ध क्षेत्र में उतारकर उन्हें व्यावहारिक और घातक रूप दिया। जहां सन त्जू हमें बताते हैं युद्ध क्यों और कब करना चाहिए, वहीं सन पिन समझाते हैं अगर करना ही पड़े तो कैसे करना चाहिए। यह किताब सोच और क्रिया दोनों को जोड़ती है। वॉर एज अ स्टेट डिसीजन, नॉट इमोशन। इस किताब की सबसे कठोर और सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, युद्ध भावना से नहीं, गणना से लड़ा जाता है। सन त्जू के अनुसार युद्ध किसी राजा की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, न ही यह क्रोध, बदला या साहस दिखाने का मंच है। युद्ध एक राज्य का अस्तित्व निर्णय है। अगर आप बिना तैयारी के युद्ध में उतरते हैं तो आप सिर्फ अपनी सेना नहीं, अपने संसाधन, जनता और भविष्य सब दांव पर लगा देते हैं। इसलिए पहला नियम साफ है, अगर जीत स्पष्ट नहीं है तो युद्ध ही गलत निर्णय है। यह सोच आज के लीडर्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है, चाहे वह कंपनी का सीईओ हो या देश का नीति निर्माता। द कोर स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन। अब आते हैं इस किताब की रणनीतिक नींव पर। सन त्जू कहते हैं किसी भी संघर्ष का परिणाम 5 मूल तत्वों से तय होता है। पहला, नैतिक एकता, यानी क्या लोग नेतृत्व के साथ खड़े हैं या नहीं। दूसरा, समय और परिस्थितियां, मौसम, समय और बाहरी हालात। तीसरा, भूमि या परिस्थिति, यानी मैदान, वातावरण और सीमाएं। चौथा, नेतृत्व की गुणवत्ता, नेता कितना समझदार, विश्वसनीय और अनुशासित है। और पांचवा, प्रणाली और अनुशासन, यानी संगठन, नियम और नियंत्रण। अगर इन पांचों में आप कमजोर हैं तो हथियारों की संख्या कोई मायने नहीं रखती। यहीं से इस किताब का असली संदेश शुरू होता है। युद्ध जीतने के लिए पहले स्थिति जीतनी होती है, और यही आधार है उस पूरी रणनीति का जिसे हम अगले भागों में गहराई से समझेंगे। विनिंग बिफोर द बैटल बिगिंस। युद्ध भूमि पर खड़ा सैनिक सिर्फ आखिरी अध्याय होता है, असल कहानी उससे बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है। सन त्जू का सबसे खतरनाक विचार यही है, सच्ची जीत युद्ध शुरू होने से पहले तय हो जाती है। अगर आप मैदान में उतरकर यह सोच रहे हैं कि अब रणनीति बनाएंगे तो आप पहले ही देर कर चुके हैं। महान सेनाएं युद्ध से पहले जीतती हैं, कमजोर सेनाएं युद्ध में जीतने की उम्मीद करती हैं। कैलकुलेशन ओवर करेज। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि युद्ध साहस से जीते जाते हैं, लेकिन द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर इस सोच को तोड़ देती है। यह किताब कहती है साहस तभी काम करता है जब गणना सही हो। सन त्जू के समय में युद्ध से पहले मंदिरों में बैठकर विस्तृत गणनाएं की जाती थीं। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह डेटा एनालिसिस था, अपने और दुश्मन के बीच। संख्या, संसाधन, अनुशासन, थकान, मनोबल, हर चीज को तौला जाता था। अगर गणना में हार दिखती थी तो युद्ध ही टाल दिया जाता था। यही असली बुद्धिमत्ता है। हार वाले युद्ध में बहादुरी दिखाना मूर्खता है। नोइंग द एनिमी एंड नोइंग योरसेल्फ। इस किताब की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझी गई। दुश्मन को जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को जानना। अगर आप अपनी ताकत जानते हैं
लेकिन दुश्मन की नहीं, तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। अगर दुश्मन को जानते हैं लेकिन अपनी सीमाएं नहीं, तो आत्मविश्वास ही आपको डुबो देगा। और अगर आप दोनों को नहीं जानते, तो हार निश्चित है। सन त्सू यहां युद्ध को आत्मज्ञान की परीक्षा बना देते हैं। जो अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, वह रणनीति नहीं बना सकता। द कॉस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। अब आते हैं उस सच्चाई पर जिसे ज्यादातर शासक स्वीकार नहीं करना चाहते। लंबा युद्ध किसी को फायदा नहीं देता। भले ही आप हर लड़ाई जीत रहे हों, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो राज्य भीतर से टूटने लगता है, खजाना खाली होता है, सेना थकती है, जनता का समर्थन कमजोर पड़ता है। सन पिन विशेष रूप से चेतावनी देते हैं, बार बार के युद्ध चाहे जीत ही क्यों ना हो, अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए रणनीति का लक्ष्य लड़ाइयों की संख्या बढ़ाना नहीं, युद्ध को जल्दी समाप्त करना है। स्पीड इकोनॉमी एंड डिसाइसिव एक्शन। इस किताब की रणनीति का अंतिम सिद्धांत तेजी और निर्णायकता। जब युद्ध करना ही पड़े तो उसे लंबा खींचना अपराध है। तेज आक्रमण, सीमित संसाधनों का उपयोग और स्पष्ट लक्ष्य, यही जीत की कुंजी है। संत जू कहते हैं, युद्ध में अवसर क्षणिक होता है, जो देर करता है वह अवसर दुश्मन को सौंप देता है। यही कारण है कि महान सेनाएं भारी नहीं होती, वे तेज और लचीली होती हैं। और यहीं से हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां रणनीति का सबसे खतरनाक हथियार सामने आएगा, धोखा। डिसेप्शन, द कोर वेपन ऑफ स्ट्रेटजी। अगर आपको लगता है कि युद्ध ताकत से जीते जाते हैं, तो आप आधी किताब समझ ही नहीं पाए। द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर का सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं है, धोखा है। लेकिन यहां धोखे का मतलब झूठ बोलना नहीं है, यह दुश्मन की धारणा को नियंत्रित करना है। जब दुश्मन वही सोचता है जो आप चाहते हैं, तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी होती है। Why deception is misunderstood? अक्सर लोग संतीजु को धोखा सिखाने वाला कहते हैं, लेकिन यह सरलीकरण है। संतीजु धोखे को कोई नैतिक कमजोरी नहीं मानते, वे इसे रणनीतिक अनुशासन मानते हैं। सीधा टकराव महंगा होता है, जान, संसाधन और समय सब खर्च होते हैं। धोखा इन खर्चों को कम करता है। इसका लक्ष्य दुश्मन को हराना नहीं, उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करना है। क्रिएटिंग इल्यूजन्स एंड फॉल्स स्ट्रेंथ। सन त्सू की रणनीति साफ है, अगर आप मजबूत हैं तो कमजोर दिखाई दें, अगर आप तैयार हैं तो निष्क्रिय दिखें, अगर लक्ष्य पास है तो उसे दूर का भ्रम दें, और अगर आप दूर हैं तो नजदीकी का आभास पैदा करें। यह सब दिखावा नहीं है, यह ध्यान भटकाने की कला है। दुश्मन आपकी वास्तविक शक्ति नहीं, आपकी बनाई हुई छवि पर प्रतिक्रिया करता है। फोर्सिंग द एनिमी टू रिएक्ट। रणनीति में सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है? जब आप प्रतिक्रिया दे रहे हों। सन त्सू का लक्ष्य है दुश्मन को प्रतिक्रिया की स्थिति में डालना। जब दुश्मन आपके हर कदम पर कुछ करने को मजबूर होता है, तो उसकी योजना टूटने लगती है। वह थकता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे अपना संतुलन खो देता है। सन पिन यहां आगे बढ़ते हैं। वे बताते हैं कि कैसे दुश्मन को उस जमीन पर लाया जाए जहां वह हारने वाला हो। कंट्रोल विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इस किताब की सबसे परिपक्व सोच यही है, सबसे श्रेष्ठ विजय वह है जिसमें युद्ध ही न करना पड़े। अगर आप दुश्मन की योजनाएं नष्ट कर दें, उसके गठबंधन तोड़ दें और उसका मनोबल गिरा दें, तो युद्ध सिर्फ औपचारिकता रह जाता है। संत त्सू के लिए सीधा टकराव अंतिम विकल्प है, पहला नहीं। और यही सोच इस किताब को सिर्फ युद्ध की किताब नहीं, शक्ति प्रबंधन की किताब बनाती है। अगले भाग में हम उस तत्व को समझेंगे जो इस सारी रणनीति को जमीन पर उतारता है, भूमि और परिस्थिति। द साइलेंट फोर्स इन एवरी वॉर। अधिकांश लोग युद्ध को सैनिकों और हथियारों की लड़ाई समझते हैं, लेकिन द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर एक अलग सच बताती है। युद्ध जमीन जीतती है, सेना नहीं। जो सेनापति भूमि को समझ लेता है, वह संख्या में कम होकर भी जीत सकता है, और जो भूमि को नजरअंदाज करता है, वह बड़ी सेना के साथ भी हार सकता है। वाई एनवायरमेंट डिसाइड्स विक्ट्री। संत जो भूमि को युद्ध का मौन निर्णायक मानते हैं। भूमि सिर्फ नक्शा नहीं होती, यह गति तय करती है, दृष्टि तय करती है, थकान और आपूर्ति तय करती है। किस जगह सेना तेज चलेगी, कहां फंसेगी, कहां हमला प्रभावी होगा, यह सब भूमि तय करती है। इसलिए युद्ध से पहले दुश्मन को नहीं, परिस्थिति को पढ़ा जाता है।
जो सेनापति वातावरण को अपने पक्ष में मोड़ लेता है वह आधी लड़ाई जीत चुका होता है। टेनिबल वर्सेस फेटल ग्राउंड। सन पेन इस विषय को और अधिक स्पष्ट बनाते हैं। वे जमीन को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सुरक्षित भूमि और घातक भूमि। सुरक्षित भूमि वह है जहां आप टिक सकते हैं, संगठन बनाए रख सकते हैं और पीछे हटने का रास्ता खुला हो। घातक भूमि वह है जहां से निकलना मुश्किल हो, आपूर्ति कट जाए और सेना का मनोबल टूटने लगे। रणनीति का मूल नियम साफ है, खुद सुरक्षित भूमि पर रहो और दुश्मन को घातक भूमि पर खींचो। मूवमेंट, पोजीशन एंड एडवांटेज। युद्ध में खड़े रहना हार है, स्थिति बदलते रहना जीत है। सन चू और सन पिन दोनों मानते हैं जो स्थिर है वह कमजोर है। सही समय पर आगे बढ़ना, गलत समय पर पीछे हटना, यह कायरता नहीं, रणनीतिक बुद्धिमत्ता है। जब आप अपनी स्थिति बदलते हैं तो दुश्मन को भी बदलना पड़ता है और हर बदलाव में गलती की संभावना छुपी होती है। महान सेनाएं दुश्मन की चाल नहीं, उसकी प्रतिक्रिया का फायदा उठाती हैं। विनिंग विदाउट सुपीरियर नंबर्स। अब इस हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण सीख, संख्या निर्णायक नहीं होती। अगर आप सही भूमि पर हैं, सही समय पर हैं और दुश्मन गलत जगह फंसा है तो कम सेना भी काफी होती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे युद्धों से जहां छोटी सेनाएं बड़ी सेनाओं को हरा चुकी हैं। कारण हमेशा एक ही रहा, रणनीतिक स्थिति। अगले भाग में हम उस तत्व को समझेंगे जो हर रणनीति को जीवित बनाता है, नेतृत्व और मनोबल। लीडरशिप डिसाइड्स द फेट ऑफ आर्मीज। इतिहास में हथियार बदलते रहे, सेनाएं बदलती रहीं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, खराब नेतृत्व सबसे शक्तिशाली सेना को भी हार दिला देता है। द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर में नेतृत्व को किसी पद से नहीं, प्रभाव और नियंत्रण से परिभाषित किया गया है। युद्ध में सेनापति सिर्फ आदेश नहीं देता, वह पूरे संघर्ष की दिशा तय करता है। द 5 क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू जनरल। सन त्जू एक आदर्श सेनापति की 5 अनिवार्य विशेषताएं बताते हैं। पहली, बुद्धिमत्ता यानी स्थिति को समझने की क्षमता। दूसरी, विश्वसनीयता ताकि सैनिक आदेशों पर भरोसा करें। तीसरी, मानवता जिससे सैनिक केवल डर से नहीं निष्ठा से लड़ें। चौथी, साहस लेकिन अंधा नहीं, नियंत्रित साहस। और पांचवी, कठोर अनुशासन, क्योंकि बिना नियंत्रण सेना भीड़ बन जाती है। इनमें से एक भी कमी युद्ध को जुए में बदल देती है। अथॉरिटी विदाउट कंफ्यूजन। सन पिन नेतृत्व के एक और खतरनाक पहलू पर जोर देते हैं, स्पष्ट आदेश। युद्ध में सबसे तेज फैलने वाली चीज अफवाह और भ्रम होती है। अगर आदेश अस्पष्ट हैं तो सैनिक अपनी व्याख्या करने लगते हैं। इसलिए सेनापति को इनाम और दंड दोनों में न्यायपूर्ण और सुसंगत होना चाहिए। बहुत अधिक कठोरता सेना को तोड़ देती है और बहुत अधिक नरमी अनुशासन को खत्म कर देती है। संतुलन ही शक्ति है, द इनविजिबल वेपन। सन तीजू और सन पिन दोनों एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं, मनोबल हथियारों से अधिक शक्तिशाली है। थकी हुई सेना सबसे अच्छी तलवार भी बेकार कर देती है। डरी हुई सेना सही स्थिति का लाभ नहीं उठा पाती, इसलिए मनोबल को लगातार बनाए रखना पड़ता है। सैनिकों को यह महसूस होना चाहिए कि वे जीत सकते हैं और उनका नेतृत्व उन्हें मरने के लिए नहीं, जीतने के लिए आगे बढ़ा रहा है। विनिंग द माइंड बिफोर द बॉडी। इस किताब की रणनीति शरीर से पहले मन पर हमला करती है। जब दुश्मन का मन टूट जाता है तो उसका शरीर स्वतः हार मान लेता है। डर, संदेह और भ्रम ये सबसे घातक हथियार हैं, और जब आप दुश्मन के मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो युद्ध केवल औपचारिकता रह जाता है। अगले भाग में हम उस प्रणाली को समझेंगे जिससे यह सब संभव होता है, संगठन, अनुशासन और संरचना। ऑर्डर टर्न्स मैन इनटू एन आर्मी। भीड़ और सेना में एक ही अंतर होता है, व्यवस्था। बिना संरचना के साहसी लोग भी बेकार हो जाते हैं। द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर में अनुशासन को सजा नहीं, रणनीतिक शक्ति माना गया है। जहां व्यवस्था होती है वहां रणनीति जिंदा रहती है। डिसिप्लिन एज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। सन त्सू के लिए अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं है, यह समय पर चलने की क्षमता है। आदेश सुनते ही प्रतिक्रिया देने की आदत है और व्यक्तिगत इच्छा को सामूहिक लक्ष्य के अधीन रखना है। अनुशासित सेना तेज चलती है, कम थकती है और कम गलती करती है। यही कारण है कि कम संख्या में होने पर भी अनुशासित सेना बड़ी सेना को हरा सकती है।
रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स एंड कंट्रोल। सन पिन यहां एक स्पष्ट नियम देते हैं। नियंत्रण स्थिर होना चाहिए, इनाम अचानक नहीं होने चाहिए और दंड मनमाने नहीं। अगर सैनिक यह न समझ पाए कि किस व्यवहार पर क्या परिणाम मिलेगा, तो अनुशासन टूट जाता है। इनाम मनोबल बढ़ाते हैं, दंड अव्यवस्था रोकते हैं। लेकिन दोनों तभी काम करते हैं जब वे निष्पक्ष हों। न्यायहीन नियंत्रण सेना के भीतर डर पैदा करता है और डर अंततः विद्रोह बनता है। फॉर्मेशंस, रिजर्व्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सन पिन की सबसे व्यावहारिक देन संरचना में लचीलापन। वे सेना को एक ही रेखा में नहीं बांधते, बल्कि कहते हैं सेना को खंडों में बांटो। एक हिस्सा आगे लड़े, बाकी रिजर्व में रहे। रिजर्व सेना का मतलब कमजोरी नहीं, भविष्य की शक्ति है। जो सब कुछ एक साथ झोंक देता है, उसके पास सुधार का मौका नहीं रहता। स्ट्रक्चर इनेबल्स स्ट्रेटजी। रणनीति कागज पर नहीं जीतती, वह संरचना के जरिए जमीन पर उतरती है। अगर संगठन स्पष्ट है, आदेश तेजी से पहुंचते हैं। अगर संरचना लचीली है, तो परिस्थिति बदलने पर रणनीति भी बदल सकती है। यही कारण है कि महान सेनाएं सिर्फ बहादुर नहीं होती, अच्छी तरह संगठित होती हैं। अगले भाग में हम उस तत्व को समझेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को जानकारी देता है। खुफिया जानकारी और जासूसी। इंफॉर्मेशन इज द रियल बैटलफील्ड। अधिकांश लोग सोचते हैं युद्ध मैदान में लड़ा जाता है, लेकिन द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर एक अलग सच्चाई बताती है। असल युद्ध जानकारी में लड़ा जाता है। जिसके पास सही जानकारी है, उसके लिए युद्ध आसान हो जाता है, और जिसके पास गलत या अधूरी जानकारी है, वह अपने ही फैसलों से हार जाता है। Why intelligence decides wars? सन त्जू के लिए खुफिया जानकारी कोई सहायक साधन नहीं, रणनीति की नींव है। बिना जानकारी के आप अनुमान लगाते हैं, और अनुमान पर लिया गया निर्णय भाग्य पर छोड़ दिया गया युद्ध होता है। इसलिए वे कहते हैं दुश्मन की ताकत, उसकी कमजोरी, उसकी योजना और उसकी मानसिक स्थिति, सब कुछ जानना आवश्यक है। जानकारी युद्ध को छोटा करती है, अज्ञानता उसे लंबा और विनाशकारी बनाती है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर पर्पस। सन त्सू जानकारी को एक ही स्रोत तक सीमित नहीं रखते। वे बताते हैं कि अलग अलग प्रकार की जानकारी अलग अलग उद्देश्य पूरा करती है। कुछ जानकारी दुश्मन की स्थिति बताती है, कुछ उसकी मंशा, कुछ उसकी तैयारी और कुछ उसकी कमजोरी। सन पिन इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि जानकारी केवल इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं, उसे सही समय पर समझना जरूरी है। गलत समय पर सही जानकारी भी बेकार हो जाती है। एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन नॉट असम्पशंस। यहां किताब एक कठोर चेतावनी देती है, मान्यताओं पर रणनीति मत बनाओ। दुश्मन क्या करेगा, इस पर नहीं, दुश्मन क्या कर सकता है, इस पर ध्यान दो। अक्सर सेनाएं अपनी ही सोच के जाल में फंस जाती हैं। वे वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं, लेकिन रणनीतिक सोच भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलती है। जानकारी का उद्देश्य विश्वास दिलाना नहीं, सावधान करना है। नोइंग व्हेन टू स्ट्राइक एंड व्हेन टू वेट। खुफिया जानकारी का अंतिम लाभ यही है, सही समय का चयन। हर अवसर हमला करने के लिए नहीं होता, और हर प्रतीक्षा कमजोरी नहीं होती। संत जू कहते हैं जो सेनापति सही समय की प्रतीक्षा कर सकता है, वही निर्णायक क्षण को पहचान सकता है। कभी हमला करना जीत दिलाता है, कभी रुक जाना दुश्मन को तोड़ देता है। और यही अंतर है साधारण कमांडर और महान रणनीतिकार में। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को समेटेंगे, कब युद्ध करना ही सबसे बड़ी भूल होती है। द विजडम ऑफ नॉट फाइटिंग। अब इस किताब की सबसे कठिन और सबसे परिपक्व शिक्षा, हर युद्ध जीतने लायक नहीं होता, और कई बार युद्ध न करना सबसे बड़ी जीत होती है। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन सत्ता, अहंकार और दबाव के बीच इसे मानना सबसे मुश्किल होता है। द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर यहीं पर साधारण सोच से कई स्तर ऊपर उठ जाती है। रिस्ट्रेंट इज द हाईएस्ट स्ट्रेटजी। संत जू और सन पिन दोनों इस बात पर जोर देते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह युद्ध पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अक्सर युद्ध इसलिए शुरू नहीं होते कि वे जरूरी हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें टाला नहीं गया। प्रतिष्ठा का डर, कमजोर दिखने का भय या जल्दबाजी, ये सब रणनीति के दुश्मन हैं। महान सेनापति वही है जो दबाव में भी रुक सके और कह सके अभी नहीं। विक्ट्री विदाउट डिस्ट्रक्शन। इस किताब की अंतिम मंजिल विनाश नहीं, स्थिरता है।
अगर आप जीत कर भी राज्य को कमजोर कर दें, तो वह जीत खोखली है। अगर दुश्मन हार कर भी फिर उठ खड़ा हो जाए, तो वह संघर्ष अधूरा है। इसलिए श्रेष्ठ विजय वह है जहां दुश्मन की लड़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। बिना शहर जलाए, बिना सेना नष्ट किए, बिना भविष्य को गिरवी रखे। हु शुड रीड एंड अप्लाई दिस बुक? यह किताब हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो शक्ति चाहते हैं लेकिन अराजकता नहीं, जो निर्णय लेते हैं लेकिन भावनाओं से नहीं। चाहे आप नेतृत्व में हों, व्यवसाय में हों या किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में, अगर आप पहले सोचना फिर चलना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। फाइनल सिंथेसिस एंड क्लोजिंग। द कंप्लीट आर्ट ऑफ वॉर हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे लड़ें। यह सिखाती है कैसे जीते, और कब लड़ना ही सबसे बड़ी भूल है। रणनीति, मनोविज्ञान, नेतृत्व, अनुशासन और संयम, ये सब मिलकर इस किताब को एक युद्ध ग्रंथ से कहीं ऊपर ले जाते हैं। ये शक्ति की किताब है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और यही कारण है कि 2000 साल बाद भी इसकी आवाज उतनी ही स्पष्ट है। सबसे श्रेष्ठ सेनापति वह है जो बिना युद्ध के जीत जाए। तो आप सिर्फ बुक समरी नहीं देख रहे थे, आप एक माइंडसेट सीख रहे थे। अगर ये माइंडसेट आपको वैल्यू देता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सच में कुछ नया बनाना चाहते हैं।